नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी YouTube चैनल एसएससी उड़ान में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी का पोर्शन करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में और पोर्शंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है हिंदी का, कहीं का ना होना, कहीं का ना रहना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपको बताना होगा। कहीं का ना रहना मतलब जो आदमी अपने ना घर का रहे ना घाट का, यही क्या है हमारा सही शब्द है। मतलब जो घर से भी निकाल दिया गया हो, बाहर भी उसकी कोई व्यवस्था ना हो, तो वैसा आदमी क्या कहलाएगा? ना घर का ना घाट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो टूट बात कर कहना, मतलब ऐसे बात कहना जैसे किसी की बुराई करनी है किसी व्यक्ति की, तो उसके मुंह पर ही बोल देना। ठीक है, तो स्पष्ट कह देना, एकदम जो भी बात है सच सच बोल देना, स्पष्ट बोल देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मुंह की खाना। मुंह की खाने का मतलब होता है लज्जित होना है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के लिए एकदम शर्म शर्म से महसूस करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गर्दन उठाना, मतलब प्रतिवाद करना, किसी का विद्रोह करना, विरोध करना। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है काफ़ी बार एग्जाम में। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित आवारा मसीहा है, वो जीवनी है। किसकी है जीवनी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें भूतकाल में नहीं है। तो भूतकाल की पहचान क्या होती है, मतलब पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? था, थी, थे। तो यहाँ पे था आ रहा है, यहाँ पे थी आ रहा है, यहाँ पे भी थी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो यही क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। वह पढ़ने वाला है, मतलब आगे कभी भविष्य में पढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो आपको अंतर्गत को जब संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो अंतः प्लस गत लिखेंगे। तो अंतर्गत में विसर्ग संधि आती है, अंतः प्लस गत, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। तो विसर्ग संधि यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे हमको बताना है कि 4 विकल्पों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा आम दे रखा है, आम कैसा शब्द है? हमारा तद्भव शब्द है। तो आपको ये याद रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में आम पूछा गया है कि कौन सा शब्द है आम। तो आपको याद रखना है कि आम तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, कौन सी रचना? रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है, किस बोली में रचना की गई है? तो तुलसीदास की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? अवधी भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या? अवधी भाषा में ही रामचरितमानस भी लिखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं किया जाता? मतलब ऐसा कौन सा इन चारों में से वर्ड है जिसका तालु से प्रयोग नहीं बोल सकते हम लोग, बिना तालु के बोल सकते हैं? तो अगर आप चा बोलेंगे तो चा सिक के लिए आपको ताली का प्रयोग करना पड़ जाएगा। झा बोलेंगे तो भी आपको ताली का प्रयोग करना पड़ जाएगा। यदि आप लोग जा बोलेंगे तो भी आपको ताली का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप का बोलेंगे तो आपको सिर्फ कंठ का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब गले के स्वर से ही का साउंड निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर एक डी क्या होगा हमारा? सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है जिस समास का पहला पद विशेषण, पहला पद क्या हो? विशेषण हो, तथा दूसरा पद विशेष्य हो, तो वह कौन सा समास होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है? पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दे रखा है हमको निर्देश दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 16 के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड जो आपको आंसर्स देने होंगे। ठीक है, पहले एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं।
कभी भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। मतलब कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो शून्य जीवित रह पाए। ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसे अपने लोगों, अपने पशु, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध एवं स्वयं सिद्ध हो। मतलब क्या है यहाँ पे पैसेज का कि जो हमारा समाज है, अलग अलग समाज में बटे हुए हैं, कोई भी ऐसा शून्य समाज नहीं रहता जिसमें आदमी को अपने लोगों की चिंता ना हो, अपने लोगों की खुशी की चिंता ना हो, अपने पशुओं की देखभाल करने का समय ना हो, तो अपनी ज़मीन को देखभाल करने का समय ना हो, अपने कुएं का कोई मतलब ना हो। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी देखभाल करते हैं और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे ये हम इसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाएँ, अच्छे से अच्छा इनको रख पाएँ, हमेशा खुश रख पाएँ। ठीक है, जिससे ये क्या हो, समय सिद्ध हों और स्वयं सिद्ध हों। मतलब ये हमारे लिए और आगे आने वाले समय के लिए भी अच्छे फ़ायदेमंद हों, और जो हम इनके लिए कर रहे हैं उनको भी अच्छी देखभाल मिले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। काल के किसी खंड विशेष के समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पास खोलकर बड़ा करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जितना भी समाज के सदस्य हैं सबको मिलजुल कर एक व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यवस्था बनाई गई है जिससे क्या करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पाल पोस कर इसको बड़ा करते हैं। मतलब जैसे अपने कोई पशु हैं तो आप इनको पशुओं को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों हैं उनको देखभाल कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, खिलाना पिलाना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनको बड़ा कर रहे हैं। ये एक पूरा समाज का कर्तव्य होता है और मजबूत बनाते हैं, और उनको क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ एक अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से को सौंप दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुशासन को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से हमें तत्सम शब्द छांटना है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे दे रखा है, हमारा जो शून्य है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो शून्य हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कौन सा समाज शून्य में जीवित रह सकता है। मतलब यहाँ पे आपको पहले ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया था कि कोई भी समाज शून्य नहीं रह सकता। ठीक है, जो अपने लोगों को, अपने पशुओं को, अपने खेतों की ये सब व्यवस्था बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ लिखा था। तो कौन सा समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। तो अपने लोगों को खुश रखने वाला, जो केवल अपने अपने लोगों को खुश रखे, वो शून्य में जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है जो जमीन का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी हमारी ज़मीन से रिलेटेड है, धरती भी हमारी ज़मीन से रिलेटेड है, और ज़मीन भी हमारी ज़मीन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बच जाता है विट्टप। यही क्या होगा, हमारा अलग होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जीवित का विलोम बताना है। जीवित का मतलब जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहा हो, और मृत का मतलब जो व्यक्ति मर जाए। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही विलोम दे रखा है, मृत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है, आपको पता होगा एक शब्द के अंदर दो होते हैं, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो पीढ़ी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रत्यय नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी कैसा शब्द है, हमारा प्रत्यय नहीं बना सकते इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो शारदा तो हमारी सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती भी है, वंगेश्वरी भी है। नेक्स्ट जो बचा हमारा क्वेश्चन नंबर बी में, इंदिरा, ये हमारा पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले में दे रखा है खरांशु, तिमरारी, हिमांशु और पतंग। तो यहाँ पे जो हिमांशु दे रखा है ये सूर्य से का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे कैसे हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पे हमको इसका विलोम शब्द बताना है। तो कपटी होता है निष्कपट। जो कपटी कैसे लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, और निष्कपट जो मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उदात्त। उदात्त का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द निकालना है। उदात्त का विलोम शब्द क्या है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर सी में अनुदात। तो यही क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे विजय का क्या दे रखा है, पराजय मतलब जस्ट अपोजिट दे रखा है। मृदुल का कठोर, यहाँ पे भी अपोजिट दे रखा है। ब्रहन का मिलन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखे हैं, सिनोनिम्स दे रखे हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं हम लोग सुदेज सॉरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो पहरा देता हो। जो पहरा देता हो के लिए एक शब्द क्या है हमारा, प्रहारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। ये आपको याद करने पड़ेंगे गाइस, तभी आपको इनके मीनिंग पता होंगे, और सीधे सीधे क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, युग का निर्माण करने वाला। तो युग निर्माता को क्या बोलते हैं, युग निर्माण करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है भृंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो भृंग का पर्यायवाची यहाँ पे दे रखा है दुरेफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन को देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइज सब्सक्राइब कर लें, और लोगों को भी बताएं जिससे उनको भी हेल्प मिले इस तरीके के पेपर से। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।